दोस्तों जय माता दी। मंगल की प्रिय राशि मेष के जातकों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल माह। चुनौतियां कुछ हैं। सबसे पहली चुनौती यह है कि आपकी शनि 7.5 के प्रथम चरण प्रारंभ हो गया है। दूसरी यह है कि आपके व्यय वाले भाव यानी 12वें भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। तो अप्रैल माह में हमें क्या मिलेगा ग्रह नक्षत्रों के द्वारा और उसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी होंगी, हर चीज के बारे में विस्तृत रूप से हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक कुंडली में एक भाव आपका कर्म का भाव होता है और कर्म के आधार पर हम अपने फल कथनों में शुभता या अशुभता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना कुछ हम ऐसे कर्म करें जिससे हमें शुभता प्राप्त हो, और उसी की तो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके एक एक क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले आपका भाव, आपकी आत्मा का भाव, आपके व्यक्तित्व का भाव, और यहाँ पर पहला घर, और इसके मालिक बैठे हैं पराक्रम के भाव में। यहाँ मंगल पराक्रमी बनाते हैं थोड़ा गुस्से के साथ। परंतु ये जो मैंने कुंडली यहाँ पे बनाई है वो बनाई है 2 अप्रैल की, और 2 अप्रैल को ही रात में 1 बजे मंगल आपके शुभ भाव में आ जाएंगे। तो हम फल कथन यहाँ के भाव से ज्यादा करने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। तो आपका ध्यान संपत्ति की तरफ होगा, परिवार की तरफ होगा, सुख की तरफ होगा। आपको संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आपका आपकी माता या माता जैसी महिलाओं से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। शांत रहें और किसी भी हालत में उन्हें हर्ट नहीं करें, उनका दिल नहीं दुखाएं, तो आपके लिए शुभता प्राप्त होगी। ये तो आपके लग्न का भाव होगा। अब वैसे ही जोशीले और थोड़े गुस्से वाले तो होते ही होते हैं। अब हम आ जाते हैं ये दूसरा भाव, धन का भाव। अप्रैल के महीने में धन की स्थिति कैसे रहने वाली है। गुरु ज्ञान से ज्यादा जुड़े होते हैं, धन से ये थोड़े से कम जुड़े होते हैं। धन पे ये ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो गुरु जो हैं वो आपके धन भाव में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, और चंद्रमा तो केवल आपको मालूम है कि 2.25 दिन तक ही एक राशि में रहता है और ये परिवर्तित हो जाएगा। हम धनभाव की बात करने से पहले चंद्रमा की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि चंद्रमा जब यहाँ आ जाए 4थे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, तो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा जागरूक बनिए। जब जब चंद्रमा इन भावों में आए, थोड़ी सी शंकर जी की उपासना और आराधना बढ़ा दीजिए। आपका बुरा नहीं होगा मन के द्वारा, आपका मन ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। चंद्रमा मन को ज्यादा प्रभावित करते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, बहुत से लोगों ने कमेंट में मेरे से पूछा है कि ये चंद्र कुंडली है और लग्न कुंडली है, तो बोले चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली एक ही फल देते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक ही फल नहीं देते, परंतु एक जैसे फल दे सकते हैं। देखिए, चंद्रमा आपके मन का कारक है। मानसिक स्थितियों की बात हम चंद्र कुंडली से करते हैं, और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है घटनाएं जो हमारे जीवन में घटती हैं उनसे। तो चंद्रमा चंद्र कुंडली के द्वारा आप किसी भी कार्य की, किसी भी घर से संबंधित कार्य की प्लानिंग कर सकते हैं। आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, परंतु वो विचार कार्य रूप में बदलते हैं लग्न कुंडली से। तो लग्न कुंडली कार्य की कुंडली होती है और चंद्र कुंडली मन की कुंडली होती है। अब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित कैसे हो गए? इतने संबंधित हो गए कि बिना सोचे कोई कार्य नहीं हो सकता। तो चंद्रमा आपके मन में विचार उत्पन्न करेंगे, और जो लग्न कुंडली होगी वो उस विचार को या तो कार्य रूप में परिवर्तित करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो बिल्कुल एक ही समझना ठीक नहीं है। जब आप फलादेश की बात करें तो आप चंद्र कुंडली जो मैं बता रहा हूं उसे भी देखें, और लग्न कुंडली
आपकी किसी ना किसी राशि की तो होगी। जब उस राशि की चंद्र कुंडली की बात करें तो उससे भी थोड़ा आप ध्यान से देखिए, और इनका जो कंक्लूजन निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, जो परिणामी आएगा, वो तो आपके जीवन में घटित होगा ही होगा। तो हम बात कर रहे थे गुरु और चंद्र की। तो गुरु महाराज ज्ञान के ग्रह हैं, और ये ज्ञान जब रहता है तो धन में जो हमारा थोड़ा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कम हो जाता है, परंतु यहाँ धन आता है, गुरु महाराज धन देंगे। और ये शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं तो अच्छा ही करेंगे। परंतु यहाँ पे दिक्कत क्या है कि शुक्र इस घर के जो स्वामी हैं वो आपके वैभाव में बैठे हैं, और ये आप कॉपी में नोट कर लें कि शुक्र जब द्वादश भाव में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। अच्छे फल में यह है कि आपका लग्जरी के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाता है, भौतिकता में आप ज्यादा समाहित हो जाते हैं। ये शुक्र का प्रभाव है। इसे दुष्प्रभाव कहते हैं कुछ लोग, परंतु भौतिक संसार में भौतिकता की हमें जरूरत होती है, इसलिए इसे हम बुरा नहीं बोल के अच्छा ही बोलेंगे। और एक और बात बता दें कि ये जो शुक्र यहाँ बैठे हैं ये बुध के साथ बैठे हैं, यह महालक्ष्मी योग होता है और ये धनदायी योग है, परंतु है वैभाव में तो आपके खूब खर्चे होंगे। खूब खर्चे होंगे तो कहां से होंगे, तो खूब धन आएगा भी। तो आप सकारात्मक पक्ष ये देखिए कि आपके पास धन आएगा और खर्चे होंगे। यदि आप उस धन को एज ए इन्वेस्टमेंट यूज करते हो तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट करिए। फिर हम आ जाते हैं पराक्रम भाव में। यहां तो 2 ही तारीख तक मंगल रहेंगे, फिर तो आपके ये सुख और संपत्ति के भाव में आ जाएंगे। संपत्ति जरूर मिलेगी, थोड़ी सी सुख में ये कमी करेंगे, परंतु संपत्ति तो प्राप्त होगी। सुख में कमी करेंगे का मतलब ये नहीं है कि आप दुखी और हताश हो जाओगे, नहीं, लग्जरी थोड़ी सी कम रहेगी, आराम थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि इस घर से केवल आराम देखा जाता है। आनंद वाला घर तो ये है। तो चलिए हम आपके बुद्धि, संतान और आनंद और प्रेम प्यार का घर देखते हैं। ये 5वां घर होता है, और उसके स्वामी जो हैं वो 13 तारीख तक आपके वैभाव में बैठे हैं। निश्चित ही यहाँ पे थोड़ा अच्छा फल नहीं मिलेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपका मतभेद या थोड़ा सा विवाद हो जाएगा। आनंद में भी कमी रहेगी, आप बहुत खुश नहीं रहेंगे। परंतु अच्छी बात क्या है कि 13 तारीख को रात को, यानी 14 तारीख को सुबह जब सूर्य यहां आ जाएंगे, कितनी तारीख को, 14 तारीख को मान लो आप, 13 की रात में 14 को सुबह सूर्य यहां आ जाएंगे, तो दोस्तों उच्च की राशि होती है सूर्य की, तो आपके व्यक्तित्व को भी ये निखार देंगे और आपके आनंद में भी वृद्धि करेंगे। अब हम आ जाते हैं आपके रोग, ऋण, रिपु वाले भाव में, और ये सेवा का भाव भी होता है। यहाँ केतु महाराज बैठे हैं। केतु महाराज हल्की फुल्की बीमारियां देते हैं, ये डिटेक्शन देते हैं, ये अलगाव भी देते हैं। तो थोड़ा सा ऋण लेने से भी बचिए, रोग से भी बचिए, सावधानी रखिए। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्याएं हैं तो जांच करवाते रहें, योग और ध्यान करते रहें, तो यहाँ पे समस्या मिनिमम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। और इसके मालिक भी वैभाव में बैठे हैं, और मैं आपको बोलता हूँ कि वैभाव के बुध भी बहुत ज़्यादा बुरे नहीं होते, और ज़्यादा बुरे होते ही नहीं हैं। बुद्धि के स्वामी होते हैं, व्यापार के स्वामी होते हैं, ये भी खर्चा करवाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करिए ना, खर्चा करते हो। और दूसरी बात सुनिए, जब इस घर के स्वामी या 12वें भाव में बैठे हैं तो ये विदेश का भाव है, जेल का भाव है, अध्यात्म का भाव है। आप एक काम करिए, ये सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी है कि अस्पताल जाइए और किसी गरीब रोगी को दवाएं दिलवा दीजिए। आप अस्पताल में रोगियों को खाना भी बांट सकते हैं। और दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपको अपने लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो कम से कम अप्रैल के महीने में एक बार हॉस्पिटल जाके या तो दवाएं बंटवा दीजिए या मरीजों को भोजन करवा दीजिए। आपको तो इस महीने हॉस्पिटल नहीं जाना होगा। अब हम आ जाते हैं ये भाव।
जीवन साथी का भाव, पार्टनरशिप का भाव, स्वतंत्र बिजनेस का भी भाव होता है। और इस भाव के स्वामी भी वैभाव में बैठे हैं, परंतु बुध के साथ महालक्ष्मी योग बना के बैठे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। अब हम आ जाते हैं पीड़ा के भाव में। तो हमने आपको बोला है कि इसके स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, तो थोड़ी सी पीड़ा तो आपको जरूर होने वाली है। तो आप एक काम कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में जाके घी का दीपक लगाइए मंगलवार को, और हनुमान चालीसा का तो पाठ प्रारंभ कर ही दीजिए। ये आपके लिए अमृत तुल्य होगा। ये मानेंगे तो आपको कभी कमेंट में ये नहीं लिखना पड़ेगा कि तुम मेरी राशि तो बुरी है और मुझे तो बुरा हो रहा है। आप करिए तो कर्मों का फल जरूर मिलता है, तो सत्कर्म करेंगे तो सदफल भी मिलेगा हमें। अब हम भाग्य भाव में आ जाते हैं, और भाग्य भाव के स्वामी तो आपके धन भाग में बैठे हैं, तो आपका भाग्य आपको धन के नए नए रास्ते तो सुझाएगा, परंतु गुरु का ज्ञान शायद थोड़ा विमुख कर सकता है, परंतु थोड़ा विमुख कर सकता है। गुरु भी धनदायक हैं, तो धन तो आपको मिलेगा। अब 10 और 11 कर्म और लाभ दोनों के स्वामी शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं वैभाव में। आलसीपन बनाएंगे, लाभ में देरी करेंगे। और एक और बात की, आपकी जो व्यक्तिगत कुंडली है उसमें शनि महाराज कैसे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। उसके आधार पर ये फल कथन फलित होंगे। तो यदि आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और अपने कर्म किस प्रकार से व्यवस्थित करें और किस क्षेत्र में हमारे कर्म जाएं, तो उसके लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना बर्थ डाटा भेजिए, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी पर सशुल्क। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये शनि और राहु यहाँ पे पिशाच योग बना रहे हैं, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं। पिशाच योग बुरा योग होता है, परंतु बुध और शुक्र यहाँ पूरे अप्रैल यहीं पे रहने वाले हैं और ये महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो ये अच्छा योग होता है। सूर्य 13 तारीख को यहाँ निकल जाएंगे, तो आप विश्वास रखिए 13 तारीख को रात में यानी 14 तारीख को सुबह कि आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटनी प्रारंभ हो जाएंगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं कि आप नए संवत्सर में प्रवेश कर गए हैं, और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मेरे पास ये है कि इस संवत्सर का राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, और दोनों ही आपके राशि स्वामी के मित्र हैं, यानी सूर्य और मंगल बड़े अच्छे मित्र हैं। तो ये संवत्सर तो पूरा ही आपके लिए अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा कर्मा अलाइनमेंट, अपने कर्म को थोड़े से व्यवस्थित आपको करना होगा। 7.5 के ये पहला 1 साल इस संवत्सर में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 14 तारीख से ये सब काम होगा। तो आपको क्या करना है मैं बीच बीच में भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बताऊं। केले के पेड़ की पूजा करिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे के नीचे शाम को जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें दोस्तों। तो आपके कमेंट मेरे इस वीडियो के नीचे अच्छे आने वाले हैं, ये मुझे पता है। जय माता।